जय हिंद सभी भाइयों को। जैसा कि आपको पता है कि आपके सीडीएस का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने तब वीडियोस नहीं डाले। मैं वेट कर रहा था कि एक बार रिजल्ट आ जाए तो मैं आपको दिखाऊं एनालिसिस करके। सबसे पहले जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश मत हो, मेहनत जारी रखें, डेफिनेटली विल मेक इट। ठीक है, तो मैंने अभी एग्ज़ाम से पहले साइंस के वन शॉट वीडियोज़ डाले थे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और कुछ कारणवश केमिस्ट्री के वीडियो हट गया है यूट्यूब से, बट मैं उसको रीअपलोड कर दूंगा। पर मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात ये रही कि टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए साइंस के, जिसमें से 29 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट वन शॉट्स में से थे, विद प्रूफ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेगमेंट वाइज मैंने रखा है, पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, है ना। आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया था वो था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, होप आपने कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ एक बार वीडियो चला के, ताकि आप ये ना कहो कि मैं कहीं से लेकर के आया हूँ। ये रहा वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप चेकआउट कर तो सकते हैं। 120/80 सबको ही पता होगा। और हाँ, पी प्रेशर जो होता है आर्टरी में वेन से ज़्यादा होता है। प्रेशर जो होता है आर्टरी में वेन से ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना, पर ये याद रखना। स्फेग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आपने देखा होगा ना, हाथ में बांध करके वो जो टेस्ट करते हैं, आप जाओगे तो हॉस्पिटल्स वगैरह में। अभी आपने देख लिया होगा कि वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। अब मैं सारे क्वेश्चंस के वीडियोस में दिखा नहीं सकता, आप खुद से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसी के स्क्रीनशॉट ले करके इसमें लगाया हुआ है, आप खुद चेकआउट कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करता हूँ। तो पहला आंसर जो होगा वो होगा स्फिग्मोमैनोमीटर, इसमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है अंडर ए माइक्रोस्कोप। मैंने बताया था आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो तरीके के सरफेस दिखते हैं, पहला स्मूथ सरफेस और दूसरा रफ दिखता है। रफ पर क्या होता है, छोटे छोटे बीड्स बने होते हैं, दानेदार फिगर दिखता है। वो दानेदार क्यों दिखता है, कि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो मैंने प्लांट हार्मोन इतने ही में करवा दिया था पूरा कंप्लीट, इसके अलावा फ्लोरिजेन भी करवाया था। आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में करवाया था, आप चेकआउट कर लेना। किसी भी एग्जाम में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सब में आने वाले एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हो कि जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीजन, ये तीनों तो है ही, लेकिन थायरोक्सिन प्लांट हार्मोन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। ये आपने देखा कि उसी में मैंने मेंशन किया हुआ कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mm ऑफ एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पॉन्जेस, बहुत सारे लोगों का डाउट थे, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच फाइलम। तो मैंने ये देखो स्पेलिंग का एरर है, बट आप इसको माइंड मत करना। पोरीफेरा जो है, मैंने बोला था कि इसके ऊपर पोर्स बने होते हैं, पोर्स से पोरीफेरा याद रखना, याद है, और जिसको हम ऑस्टिया कह देते हैं, और इन्हीं को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। देखो क्लियरली मैंने लिखा हुआ था अलग से, और वही क्वेश्चन आया भी है आपके एग्जाम में। इसका करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पोरीफेरा। अगला देखते हैं, लैक्टोज। ये देखो, जब मैंने न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया ना, उस समय मैंने लैक्टोज पढ़ाया था। तो लैक्टोज जो होता है वो किसका बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। मैंने बोला था ये ओलिगोसैकेराइड होता है, 2 से 10 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, उसको ओलिगोसैकेराइड्स कह देते हैं। लैक्टोज जो है 2 डिफरेंट डिफरेंट सैकेराइड से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आप साथ साथ में हमारे टिक करते चलो, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो मैंने बताया था आपको जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था कि जब ग्लूकोज टूटता है ना, तो 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, और वो फर्दर डिवीजन होते हैं, एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, मैंने बताया था। तो जब वो टूटता है 2 पायरुवेट में, इसका मतलब है कि 3-3 में टूटता होगा। तो एक पायरुवेट में कितना होता होगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि ये मैंने कराया हुआ है, देखो अगर जिसने भी करा हो ना, मैंने बोला कि आपको बायोलॉजी के लिए 2 चीज़ आनी चाहिए, पहले अंग्रेजी और कुछ वर्ड्स के मतलब पता होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा था आपके वीडियोस में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं था। जैसे अभी आप देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि एंजाइम विच कैटालाइजेज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट एमिनो एसिड कंपोजिशंस, उसको क्या कहते हैं। तो पहले ये देखो बी और सी में तो कोई डाउट नहीं है कि इसको आप हटा दोगे, ठीक है, बी और सी आपने हटा दिया, बच गया क्या, ए और डी ऑप्शन। तो ए और डी में क्या हो जाएगा कि ए और डी में से क्या हो जाएगा कि आप देखो सेम पूछ रहा है ना, सेम रिएक्शन, तो सेम के लिए आइसो वर्ड यूज होता है जनरली, ठीक है। और को मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, को जब भी वर्ड आएगा ना, को का मतलब होता है असिस्ट करने वाला, ठीक है। तो को एंजाइम है जो एंजाइम को असिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो असिस्टेंट की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ सेम रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आइसो एंजाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके बायोलॉजी के पोर्शंस हो गए। फिजिक्स में देख लेते हैं कि अब क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन मायोपिया। मायोपिया मैंने आपको बताया था कि याद करने का तरीका बहुत लोगों को याद नहीं होता है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। मैंने बोला कि मायोपिया मतलब मेरोपिया जब पास में होते हैं तो अच्छे लगते हैं, मायोपिया जब पास में होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला कि नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है और जो दूर की चीज़ें वो क्लियर नहीं दिखती। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि जब पिया हाइपर हो जाए तो दूर से ही अच्छे लगते हैं। तो हाइपर मेट्रोपिया में दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नियर साइटेडनेस। क्या हो जाएगा, नियर साइटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पावर का, पावर डिसिपेशन का। मैंने पावर आपको डिटेल में पढ़ाया था, मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। देखो पहले आप ये समझो कि ना पावर डिसिपेशन होता क्या है, ठीक है। आपसे पूछ दिया, कई लोग को पता ही नहीं है कि पावर डिसिपेशन क्या होता है, और कई लोग तो पता नहीं क्या क्या आंसर बता चुके हैं अभी तक। पावर डिसिपेशन में होता क्या है ना, देखो ये अंग्रेजी वर्ड है, आपने जितना पावर भेजा एक पॉइंट से, ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर का पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एंड है इसका, ठीक है। तो आपने जो ये पावर इनपुट करा तो वो पावर यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, समझ रहे हो आप। क्यों ऐसा हुआ होगा, आपने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा है ना, कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हम करते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो उतना पहुंच नहीं पाता क्योंकि बीच में कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है जो उसको रोक देता है ना, बीच में कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, हमने सीरीज और पैरेलल जब पढ़ा था वो भी देखा था, तो उसको रोक देता है। अब सेम होता है पावर के केस में। पावर के केस में क्या होता है कि जितना पावर दिया जा रहा है उतना पहुंच ही नहीं रहा, तो होता है क्या, वो वेस्ट हो रहा है, उसी को हम डिसिपेट कर देते हैं, ठीक है। वेस्ट कैसे होता है, हीट होने लगता है, ठीक है। और इसी कंसेप्ट पर हमने हीटिंग थ्योरी भी पढ़ी थी। सो हीट होने लगता है। सो बेसिकली जो पावर डिसिपेशन होता है उसको, उसका डेफिनेशन यही होता है। अब इसका न्यूमेरिकल फॉर्म कैसे देख लें, देखो पावर का मैंने बताया था आपको, पावर बराबर वी आई होता है, और आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना ओम्स लॉ में, वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई की जगह हम वी बाई आर लिख देंगे। वी बाई आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, और अगर हम v की जगह आई आर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये दो फॉर्मेट हो जाएंगे। अब आर वाला फॉर्मूला यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब जब पावर डिसिपेशन होगा ना, ऑब्वियस बात है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई ना कोई इसमें रेजिस्टेंस हुआ होगा, तभी तो पावर उतना पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस के लिंकेज को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो होता क्या है, एक सेकेंड, सो हम देखते हैं वापस से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ हम पावर देख रहे थे, पावर मैंने बता दिया आपको कि पावर का रिलेशन आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो जब हम आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पावर जो है, ये देखो वी से क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, या करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका रिलेशन कैसे निकाल लेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 का स्क्वायर, सिंपल। अब आप बताओ कि हमारे को P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, क्या हम P2 नहीं निकाल सकते। तो देखो P1 की जगह पे मैंने 60 रख दिया, V1 की जगह पे 220, V1 की जगह पे 220 रख दिया, V2 की जगह पे 110 रख दिया। अब इनको सॉल्व कर लिया, इनको सॉल्व करा तो P2 कितना आ गया, 15 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C, 15 वाट। आगे बढ़ जाते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत लोगों के डाउट थे। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, ये देखो आप, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, इसको क्या कह देते हैं, वेट कह देते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। डायरेक्ट जो सोर्स है ना, मैंने लिखा हुआ है, आप वीडियो में चेकआउट कर सकते हो खुद से, वो डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत इजी था क्वेश्चन, ये भी हम देखेंगे अभी सॉल्व करके। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड था, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, सो अब मोटरसाइकिल है, इनिशियल देखो, इनिशियल वेलोसिटी इतनी दी हुई है, बाद में वेलोसिटी इतनी हो जाती है, टाइम लगता है 3 सेकेंड, तो हमारे को टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो पहला फॉर्मूला था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 रख दिया, बाद में कितना हो जा रहा है, 7 रख दिया। ए एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम कितना है 3, यहाँ से एक्सेलरेशन आपको कितना मिल जाएगा 2/3 यानी 0.67। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारे को पता है, ये पता है, टी पता है। यू कितना था 5, टी कितना था 3, लिख दिया। 1/2, ए कितना आ गया 0.67, या इसी को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको 18 मीटर। ऑब्वियसली आप लोगों ने कर लिया होगा, ये बेसिक है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है कि द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, ये भी बहुत लोगों का डाउट है, ये भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, आप देख सकते हो, जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखो पावर का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है वर्क डन अपन टाइम। क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम। तो अभी देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो वर्क अपन टाइम, वर्क का मैंने क्या बताया था कि किसी चीज़ पर आप कितना फोर्स लगाते हो और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अगर मैंने 5 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया एक टेबल पर और वो 5 इंच खिसक गया, तो आप समझ लो कि हमने काम किया। कैसे निकालते हैं काम को, फोर्स इंटू जितना वो खिसका है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वर्क इक्वल्स टू हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई टाइम। तो फोर्स कितना है हमारे को दिया हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एम ए। ये भी हमने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में, एफ इक्वल्स टू एम ए। लेकिन यहाँ पर देखो कि नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का ही काम आएगा। तो ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, जी, एम का एम लिख दिया, और एच इसलिए लिखा है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल है। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कह देते हैं, आप कुछ भी लिख दो, तो मैंने हाइट लिख दिया। तो एम हमारे को पता है कितना है 50, जी पता है कितना है 10, ये दिया हुआ है, और एच पता है, एच यानी कितना ऊपर उठाना है 8, ये लिख दिया। और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, हमने डिवाइड कर दिया, टोटल कितना आ गया 400 वाट, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, इन क्वेश्चंस में ना क्या होता है कि यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो यूनिट को आप ध्यान में रखकर ही करेंगे क्वेश्चन। मैंने करा हुआ और ये सही आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या आंसर्स दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना एक दिक्कत है, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैं बता रहा हूँ इसके चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको पकड़ा होगा और बहुत सारे लोग आंसर जो करा रहे हैं वो इसको बी आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना, बट मेरे हिसाब से बी आंसर भी करेक्ट है। मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा। देखो पहला तो ये है कि ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, ये भी सही बात है। ये सारे मैंने वीडियोज में कराए हुए, आप चेकआउट कर लेना। मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट, सही बात है। मास को हम किलोग्राम में और वेट को हम न्यूटन में वेट करते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। सो हर चीज़ मैंने डिस्कस करी हुई है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे फॉलो करता है मैं वो बता देता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो भी हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं। एक दूसरे पर जितना बल कोई एक लगा रहा है उतनी ही उसके अपोजिट में खींचता है। तो न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या वहां पर लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता है, डेफिनेटली अप्लाई होता है। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे मून और अर्थ के बीच में, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो अर्थ भी लगाता है और मून भी लगाता है उसके रिस्पॉन्स में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को क्या मिलता है, टाइडल फोर्स। जब हम पढ़ते हैं टाइडल फोर्स ही वही होता है कि इसका एग्जांपल देखने को मिलता है कि हमारे सीज में, ओशंस में क्या होता है कि अर्थ के
अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पानी ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, उसी को हम टाइड्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? टाइड्स कह देते हैं। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें बोनस मार्क मिलना चाहिए, या हो सकता है किसी केस में अगर देते हैं तो ये तो तीनों यूनिवर्सल हैं, बी में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, उसके भी यहाँ पर हो सकता है कि बी आंसर दे दे। बट मेरे हिसाब से चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखते हैं, अ बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड इफ द बायंट फोर्स इज। पहले तो बायंट फोर्स देखो मैंने लिखा हुआ और मैंने डिफाइन किया हुआ है मेरे वीडियो में, आप जा करके देख सकते हो। बायंट फोर्स क्या होता है कि जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट गिरा, ठीक है ना, तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो पानी भी ना उसके जस्ट अपोजिट में फोर्स लगाता है। कहते हैं ना कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने फोर्स से वो नीचे जा रहा है ना, उतनी फोर्स से पानी ऊपर की तरफ उसको फेंकने की कोशिश करता है। तो जो पानी का फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है उसको हम बायंट फोर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बायंट फोर्स कह देते हैं। तो अब एक बात बताओ, नीचे से जो बल आ रहा है वो ज्यादा होगा तभी तो कोई चीज तैरेगी, है ना। अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा है वो तो डूब जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि बाइंड फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इट्स वेट होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि साइंस पूरा का पूरा समझने की चीज है, और हर चीज मैंने आपको लिखाई हुई है, हर चीज मैंने कहीं से भी नहीं कराया। सिर्फ वन शॉट से 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 30। आप सोच सकते हो कि एक्यूरेसी अपनी कैसी है। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और आप आसानी से इसको कर सकते थे। मैंने कई बार बोला था, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे हम पता करें? ठीक है, पहली चीज देखो कि हमारे को क्या चाहिए। लेंस में क्या होता है, एक जगह हम फोकस करते हैं, है ना, एक जगह किसी पॉइंट पर फोकस करके हम उसको जूम करके देखते हैं कि भाई एक बैक्टीरिया में या एक सेल में क्या है। यही होता है ना माइक्रोस्कोप में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक जगह पर फोकस करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हम मिरर से किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं कि लेंस से फोकस करते हैं? ऑब्वियसली लेंस से फोकस करते हैं। और लेंस में भी दो तरीके के लेंस मैंने बताया था, एक तो था कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस को हम क्या करते हैं? डाइवर्जेंट लेंस। तो ये क्या करता है? एक पॉइंट पर फोकस करता है कि अलग अलग पॉइंट पर निकल जाता है, ये डाइवर्ज हो जाता है। कन्वर्जेंट लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि पॉइंट एक पॉइंट की तरफ फोकस होता है, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्जेंट होता है, ठीक है ना, जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? कन्वर्जिंग लेंस। या अगर इसके जगह पे होता है कॉन्वेक्स लेंस तो हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि इसमें भी कॉन वी लगा हुआ है और इसमें भी कॉन वी लगा हुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे वीडियो से नहीं आया है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बट अगर आपने थोड़ा भी ध्यान लगाया होगा, पढ़ा होगा ना, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता अगर आपने मेरे वीडियो देखे होते तो। इसमें क्या है, आप देखो, बाइंड फोर्स, कोई भी फोर्स क्या होता है? बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल, ठीक है। तो इसके केस में, बाइंड फोर्स के केस में क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे से ही फोर्स आ रहा है कि नहीं। तो एम और जी। अब देखो एक और चीज होता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, आपने पढ़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मास के जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को हमने रख दिया, ये देखो रख दिया, और जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया? बाइंड फोर्स। अब ये तीनों चीजें दी हुई हैं, आप देख लो, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और जी यानी एक्सेलरेशन ये हमारे को पता ही है। तो अब आप देखो, डी के जगह पे 1000 रख दिया, वी के जगह पे 2 × 10⁻⁻⁴ रख दिया, और जी की जगह 10 का 10 रख दिया। अब ये 1000 और 10 ये हो जाएगा ना 10 का पावर 4, और 10 का पावर 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये तो आपस में कट जाएगा, बच गया क्या? 2। तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल, इतनी चीज समझ आ गई। अब ये देख लो क्वेश्चन, ये भी डुएबल था, मैंने कराया आपको। द ह्यूमन आई हैज अ पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल, दिस इज आइडेंटिफाइड एज। अब आप कहोगे इसमें तो कहीं इसमें से चारों चीजें लिखी नहीं गई हैं, तो आप कैसे बता रहे हो? आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने बोला था कि ये जो एरिया है, ये जो आपको नीचे में देख रहा है, ये होता है ऑप्टिक नर्व। क्या होता है? यहाँ से निकलता है ऑप्टिक नर्व, और इस एरिया को हम कह देते हैं क्या? ऑप्टिक डिस्क, क्योंकि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी इमेज बनता नहीं है। वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। ये देख रहे हो, ये रेटिना है, ये रेटिना है।
तो रेटिना पर बनता है, इस वाले पोर्शन पे नहीं बनता, इस वाले पोर्शन पे नहीं बनता। इसका मतलब इसी को हम क्या कह देते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कह देते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये देखो ब्लाइंड स्पॉट, या इसी को हम ऑप्टिक डिस्क कह देते हैं। अगर ब्लाइंड स्पॉट की जगह ऑप्टिक डिस्क होता ना तो हम वो भी लगा सकते थे, याद रखना, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखो डायरेक्ट मेरे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको वीडियो में वन शॉट में करवाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। The rule that determines the direction of magnetic field produced around a state conductor carrying current। मैंने बताया था कि आप एक रॉड लो और अपने हाथ से पकड़ो, अंगूठा को ऊपर रखना और अपनी चारों उंगलियों को मोड़ना। ठीक है, तो अंगूठा जो है वो डायरेक्शन हो जाएगा किसका, करंट का, और जिस डायरेक्शन में आपकी चारों उंगलियां मुड़ रही हैं वो हो जाता है किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। इसके रूल को हम क्या कह देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, राइट हैंड थंब रूल कह देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 22 का ए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी बहुत लोगों के डाउट है और बहुत लोगों ने गलतियां करी हैं। इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर द मिरर इज लाइकली टू बी। हमें बताना है कि किस केस में इरेक्ट यानी सीधा इमेज बनता है। भाई साहब ये देखो, मैंने चिल्ला कर बोला था कि प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो होगा ही होगा, पहली बात। दूसरा ये कि कॉन्वेक्स में दो ही केस होते हैं, एक तो इनफाइनाइट पे हो, दूसरा कि इनफाइनाइट या पोल कहीं भी रख दो। पोल यानी जो क्या कहते हैं, हाँ, पोल के बीच में कहीं भी रख दो। तो इन दोनों के केस में क्या हो रहा था कि दोनों में इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था। तो हम कह सकते हैं कि या तो फिर प्लेन मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, अगर वर्चुअल भी रहता ना तो भी यही दोनों होते हैं। अगला को देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन समाप्त। अब हम केमिस्ट्री देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, मैं वीडियो डाल दूंगा, निश्चिंत रहिए, वापस से मैं रीअपलोड कर दूंगा। पर मैंने उसी के कटिंग्स, उसी के स्क्रीनशॉट मैंने इसमें लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो बताया था उसमें सबसे बड़ा चीज क्या था, न्यूक्लियस के बारे में। आपको पता है ना कि अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो हीलियम से टूटकर जो हाइड्रोजन बनते हैं और हाइड्रोजन मिलकर के बनते हैं, वैसे अल्फा पार्टिकल बनते हैं। और वो उसको क्रॉस कराया था एक थिन शीट बना करके, गोल्ड का एक शीट बनाया था कागज से भी पतला, और उससे उसको क्रॉस कराया था। तो उसने पाया क्या कि जितने भी रेज हैं एक एटम के ज़्यादातर हिस्सों से सीधा सीधा निकल जाते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में टकराने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। और 1/12,000 जो था, मतलब 12,000 रेज में से एक रे ऐसा है जो कि डायरेक्ट जिस एंगल पर जा रहा है उस एंगल पर वापिस आ जा रहा है। तो उसने बोला है कि सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो पूरे एटम का मास कैरी करता है, जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। तो रदरफोर्ड का जो सबसे प्राइम, ठीक है, डिस्कवरी था, जो सबसे प्राइम कंक्लूजन था उनके एक्सपेरिमेंट का, वो क्या था, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एटॉमिक न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान था और ये भी डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। ठीक है, इसमें से कौन सा मेटलॉइड है, इसका सीधा एग्जांपल है जर्मेनियम। मेटलॉइड क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करे, उसको हम मेटलॉइड कह देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन। जर्मेनियम पूछा गया है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पूछ रहा है कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में से, ये एटॉमिक थ्योरी में से क्या एक्सप्लेन नहीं करता। भाई साहब ये देखो, एटॉमिक थ्योरी मैंने कितने डिटेल में कराई हुई थी। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कराई हुई हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ऑप्शन सी जो देखना है ना, इसको देखते ही आपके दिमाग में ना हिट करना चाहिए था। मैंने आपको बोला था कि डाल्टन ने जब एटम की थ्योरी दी तो उन्होंने ये कहा कि इससे छोटा कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, तभी इसका नाम एटम दिया गया। ए मतलब नॉट, टॉम मतलब टू बी डिवाइडेड, मतलब इससे छोटा डिवीजन हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ देखो क्या लिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब
एटम के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में क्या डाल्टन ने बताया? क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे होंगे? तो सीधा सीधा कुछ भी जानने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा लिख देते सी ऑप्शन। इतना सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे लोग गलती करके आ गए हैं और पता नहीं लोग क्या क्या बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग फंसे हैं, ठीक है, इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। लेवाइस एसिड, लेवाइस एसिड मैंने बताया था, इसको लुईस एसिड भी कह देते हैं। हम लेवाइस एसिड पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो मैं लेवाइस एसिड ही कहता हूँ। तो लुईस एसिड में क्या होता है कि इसका सबसे बेसिक फीचर होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो, ठीक है। जैसे एसिड के ना कई सारे डिफिनेशंस हैं, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड की अपनी थ्योरी, आर्हेनियस की अपनी थ्योरी है, वैसे ही लुईस ने ना अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको हम लुईस एसिड कह देते हैं, पहली चीज, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप, मेरा सबसे पहला जो है तर्क ये देखो, इसमें क्या होता है, आपको वैलेंसी समझ आनी चाहिए इसके लिए। वैलेंसी में क्या होता है, अब जैसे ये बोरॉन पकड़ लो, ये BF3 है ना, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो उसने क्या किया, 3 अपना और 3 फ्लोरीन का शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया, BF3, ठीक है। तो बाहर में उसके 3 इसके और 3 फ्लोरीन के मिलके कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन आपको पता है कि डुएट और ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमारे को बाहरी ऑर्बिट में कितने चाहिए? 8। तो इसको 2 और चाहिए, ठीक है। इसके पास जगह है नहीं, लेकिन ये लोन पेयर के तौर पर तो ले ही सकता है उधार में। जब हम डिटेल में डिस्कस किया है ना, जहाँ पर केमिस्ट्री में आप देखोगे कि लोन पेयर क्या है, लोन पेयर कैसे काम करता है, तो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डिफाइन कर सकूं, ठीक है। तो इसने 3 तो बॉन्ड बना लिए क्योंकि इसके पास 3 ही कैपेसिटी है, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए 2 और चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास टोटल कितने हो गए? 6, 8 चाहिए। तो ये 2 एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, एज ए लोन पेयर। तो अगर ये एक्सेप्ट कर सकता है तो BF3 कैसा हो जाएगा? एसिड का काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि कहा जाता है कि मेटल के जितने भी कटायन होते हैं, ये देखो कोबाल्ट का 3+ है, जैसे ये मैग्नीशियम का 2+ था, ये भी काम कर सकता है एसिड का। तो जितने भी मेटल के पॉजिटिवली चार्ज या फिर कैटायनिक हैं, वो सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज का मतलब होता है कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, मतलब उसको इतनी जरूरत है, समझ रहे हो ना आप। उसने 3 दे, जैसे कोबाल्ट के ऊपर 3+ लगा हुआ है, इसका मतलब उसने 3 दे दिए हुए हैं, तो उसको अपने ओरिजिनल फिगर को मेंटेन करने के लिए 3 चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम कहेंगे क्या कि ये भी एक लुईस एसिड होगा। अब बात आ जाती है, देखो तीसरा ये है AlCl3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13 होता है, ठीक है। और इसके बाहरी कक्ष में कितने होते हैं? बाहरी ऑर्बिट में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या किया कि 3 इसके और क्लोरीन के 3, ठीक है, इन 3 मिलकर के 6 बन गए। लेकिन एल्यूमिनियम को 2 और चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, तो वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में ले सकता है, ठीक है। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हो ना आप। सो 2 ये ले सकता है, तो हम कह सकते हैं AlCl3 भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं और ऑप्शंस भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो बाहरी कक्ष में इसके कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसने 3 हाइड्रोजन से ले लिया, तो इसके तो 8 हो ही गए, इसको तो जरूरत है ही नहीं, सिंपल। और नेगेटिव चार्ज वाले जितने होते हैं ना, OH-, वो सारे के सारे लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस। वैसे भी आपको पता है कि OH- निकलता है किसमें से? बेस में से। ये देखो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी क्या हो जाएगा? ये भी बेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर्जे में है, ये तो ऑलरेडी ले चुका है, इसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे हम? समझ रहे हो ना आप, ठीक है। H2O का भी वही खेल है। ऑक्सीजन के बाहर में कितने होते हैं? 6। 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के तो 8 पूरे हो गए। अब ये कहाँ से लेगा? तो नहीं लेगा, तो ये लुईस एसिड नहीं होगा। मैंने एक एक ऑप्शन आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है ना। मुझे लगता है अब इसके अलावा कहीं भी दिक्कत होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे ना तो आप प्लीज़ एफर्ट को सराहिए और लोगों को शेयर कीजिए, बताइए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये तो मेरे वन शॉट जो भी देख रहे हैं ना बच्चे, वो यूं ही बता देते, बट मैं आपको एक दो चीज़ें इसमें नोट कराऊंगा। पहला ये कि H2 पर प्लस आयन दिया हुआ है, फिर हीलियम दिया हुआ है, फिर H2 दिया हुआ है, फिर O2+ दिया हुआ है। देखो H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। अब मेरी बात बताओ, जब किसी पर चार्ज लगता है, इसका मतलब क्या है? या तो प्लस हो या माइनस हो, इसका मतलब क्या है कि उसने उतना इलेक्ट्रॉन दिया है या उतना इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है ना। सो प्लस का मतलब है दिया है,
इसीलिए तो इसको हम हिंदी में धनात्मक कहते हैं। धनी आदमी है, धनी आदमी देता है। तो इसने क्या किया, एक प्लस लगा है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और एक माइनस लगा होता तो एक इलेक्ट्रॉन लिया होता, लेकिन अभी इसने एक क्या किया हुआ है, दे दिया है। तो H2 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, जिसमें से एक इसने दे दिया है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रोटॉन पूछ लेता तो इसके पास कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 2 के 2 ही होंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन नहीं दिया जाता है, शेयर नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, पहली बात। हीलियम पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो पहले का 1 दूसरे का 2, पहले का 1 दूसरे का 2, ये आप समझ गए। ए और बी में से कोई एक होगा। अब H2, अभी मैंने बताया कि H2 पर चार्ज अगर नहीं लगा है कुछ भी तो इसके पास 2 है ही, तो 1 2 2। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल 16, एक दे दिया है तो 15, तो ये होगा 1 2 2 15। बहुत अच्छे से मैंने कराया हुआ है अपने वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है ना। और वैसे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में ही बता रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, कंपाउंड का डेफिनेशन सिर्फ पूछा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें भी लोग गलती करके आए हैं। तो कंपाउंड का जो सबसे फंडामेंटल मैंने डेफिनेशन बताया था कि कंपाउंड उसको कहते हैं जो एक फिक्स रेशियो में हो, समझ रहे हो ना। जैसे CO2 जब आप बनाते हो तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। अब आप 1 मोल CO2 लो या 1,00,000 मोल CO2 लो, वो हमेशा 1 और 2 के रेशियो में ही होगा, 1 और 2 के अनुपात में ही होगा। 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर ही बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं, तो उसका रेशियो हमेशा फिक्स हो जाता है, तो उसको हम कंपाउंड कह दिए। अब देखो, सिलिकॉन ये क्या एलिमेंट है, ये दोनों तो होंगे नहीं, सिलिकॉन और टीन, तो दोनों को हटा दो, बच गया क्या, शुगर सोल्यूशन और कैल्शियम कार्बोनेट। शुगर सोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि पानी में अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो या किसी भी लिक्विड में सोल्यूशन बना रहे हो, चीनी डाल दो, तो वो वेरी कर सकता है, शुगर का अमाउंट वेरी कर सकता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। तो आप 1 मोल लो या 5 मोल लो या 50 मोल लो, उसमें कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, ये जो रेशियो है, ये जो कंपोजिशन है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, ये भी मैंने बताया है कि जो आप सोडा पीते हो, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें कौन सा गैस मिला होता है, उसमें मिला होता है CO2, इसीलिए तो हम उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं। चिल्ला चिल्ला कर बोतल पे लिखा होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये भी मैंने करा हुआ है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है, CO2, समझ गए। सॉफ्ट ड्रिंक उसी को कह देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना आसान क्वेश्चन था, पूछ ही रहा, देखो इसने कुछ नहीं पूछा है, इसने सिंपल पूछा है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है, बाकी चीजें भूल जाओ, सिंबल और वैलेंसी बतानी है। अगर आपको ये भी याद है ना कि इन चारों में से किसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप बता देते। सिंपल सोडियम का मैंने कराया हुआ था, देखो सोडियम का 11 2 8 1 2 8 1, एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब रदरफोर्ड मॉडल से एक और क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। सो देखो, रदरफोर्ड मॉडल का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने कहा कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है, रिवॉल्व करते रहता है। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई साहब, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक समय के बाद रिवॉल्व करते 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 उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी उसका धीरे धीरे कम होगा। अब धीरे धीरे कम होगा, ये देखो मैंने सिंबल बनाया हुआ ना जलेबी जैसा, तो होगा क्या कि वो जाते 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 जो बड़े सर्किल में घूम रहा था उसकी सर्किल छोटी होगी छोटी होगी छोटी होगी छोटी होगी, और एक समय ऐसा है कि वो सेंटर में यानी न्यूक्लियस में जाकर घुस जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कि न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। तो अगर वो न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो वहां पर कौन है, प्रोटॉन, और कौन है, इलेक्ट्रॉन वहां गया, तो प्लस और माइनस मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि रिएक्शन हो जाए, हो सकता है ब्लास्ट हो जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाए। तो इससे क्या है ना कि एटम के स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चलती है। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि उससे एटम के स्टेबिलिटी की पता नहीं चल पाई, बाकी सारी चीजें पता चली। ये आपके इसमें भी मेंशन है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आइसोबार, आइसोबार क्या होता है ये देखो मैंने कराया हुआ है, आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, सब चीज करवाया था मैं डिटेल में। सो आइसो बार क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम हो, क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक मास को ही मास नंबर कह देते हैं, बताया था मैंने आपको। और एटॉमिक नंबर अलग हो, समझ रहे हो ना, एटॉमिक नंबर अलग लेकिन एटॉमिक मास सेम।
तो ये क्या पूछ रहा है, आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम क्या मास नंबर, यानी ऑप्शन सी। सो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से किसी ने आपको बताया होगा। और आप देख सकते हो कि मेरे इतने छोटे से वीडियो से, इतने छोटे से कंटेंट से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, 30 में से 29। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। और इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि बाकी भी सब्जेक्ट में कवर करा सकूँ। और डेफिनेटली अगर 10 लोग भी इसको देख रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं मेहनत कर रहा जारी रखूँगा। एक दिन यकीनन सारे लोग इसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर एक भी बंदा आप में से कोई देख रहा है और आपको लग रहा है कि ये सही है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हर बंदा वही वीडियोस देख रहा है, वही नोट्स पढ़ रहा है ना जो आप पढ़ रहे हो। तो आपको एज कैसे मिलेगा किसी भी एग्जाम में, आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो अलग पढ़ने के लिए आपको अलग रेफरेंसेस, अलग सोर्सेस यूज करने पड़ेंगे। मैं उसके लिए हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ भाई अगर पोटेंशियल है, ये बंदा करा सकता है, तो आप मेरा साथ दो। अदरवाइज आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, चीज़ें आपकी वर्क कर रही हैं, तो आप उस पर कंटिन्यू करो, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें। और हाँ, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, चिंता करने की बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत जारी रखना है। डेफिनेटली इस अटेम्प्ट में नहीं, अगले अटेम्प्ट में आप जरूर क्लियर करोगे। और न सिर्फ साइंस का, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट का भी पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा करके दूंगा। और डेफिनेटली मैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको कंटेंट दे करके देखूंगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यार एक बार तो देखो, है ना। तभी तो मेरे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग जब अप्रिशिएट करोगे तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। सो तब तक के लिए जय हिंद, आप ध्यान रखें। थैंक यू।